अस्सलाम वालेकुम। जेनेटिक इंजीनियरिंग का हम लेक्चर नंबर 4 का पार्ट बी हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस लेक्चर में थोड़ा हम थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ेंगे और हिस्ट्री वगैरह पढ़ेंगे कि कैसे फाउंडेशन हुई जेनेटिक इंजीनियरिंग की, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए कब बना? द फर्स्ट सक्सेसफुल क्रिएशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए आरडीएनए was achieved in 1972 by अमेरिकन बायोकेमिस्ट पॉल बर्ग ने। ये सबसे पहले ये काम करा। ठीक है, बर्ग used an enzyme called a restriction enzyme to cut a segment of DNA from a virus SV40। तो बर्ग ने इस्तेमाल किया एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करने के लिए डीएनए के सेगमेंट को, कि कहाँ से, जो कि वायरस है SV40, उस वायरस के डीएनए का एक सेगमेंट इन्होंने कट आउट किया एंजाइम के ज़रिए। उस एंजाइम का नाम है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, और इंसर्ट करा इस एंड इंसर्टेड इट इनटू द डीएनए ऑफ अनदर वायरस, और उसको उस सेगमेंट को इन्होंने इंसर्ट कर दिया दूसरे वायरस के डीएनए में, जिसका नाम है लैम्डा बैक्टीरियोफेज। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने जो है एक रिस्ट्रिक्शन क्या कहते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया। ठीक है, एक वायरस के डीएनए का सेगमेंट इन्होंने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के ज़रिए कट आउट किया और फिर इन्होंने वो इंट्रोड्यूस करा दिया दूसरे वायरस में। ठीक है, और वो इंट्रोड्यूस कराने के लिए जो है हमें लाइगेज की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इस तरह से फिर आपका रिकम्बिनेंट डीएनए बन गया। तो ये सबसे पहला रिकम्बिनेंट डीएनए इस तरह से बना। दिस एक्सपेरिमेंट डिमोस्ट्रेटेड दैट डीएनए फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कुड बी कंबाइंड एंड इंट्रोड्यूस इनटू अनदर ऑर्गेनिजम्स। इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चल गया कि हम डीएनए जो है मुख्तलिफ़ ऑर्गेनिज़म का जो है वो हम कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट करके दूसरे ऑर्गेनिज़म में हम इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। ठीक है, लाइंग द ग्राउंड वर्क फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इससे क्या हो गया, जेनेटिक इंजीनियरिंग का ग्राउंड वर्क हो चुका है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग यही काम करते हैं कि एक ऑर्गेनिज़म का डीएनए का कुछ हमने पार्ट लिया और वो हमने दूसरे ऑर्गेनिज़म के डीएनए में इंटीग्रेट कर दिया है, ताकि हम कोई ना कोई इससे फंक्शन परफॉर्म कर सकें, कोई ना कोई पर्पज़ हो हमारा, डिज़ीज़ को ख़त्म कर सकें। ठीक है, डीएनए के हम सेगमेंट को चेंज कर सकें, डीएनए के सेगमेंट जीन्स को जीन एडिटिंग कर सकें। ठीक है, ये तमाम चीज़ों की ग्राउंड ब्रेकिंग जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो गई। पॉल बर्ग वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ भी मिला है फिर इनको 1980 में। इन 2022 में 50 ईयर्स ऑफ फर्स्ट आरडीएनए इज़ कम्प्लीटेड। अभी 2024 चल रहा है, 2 साल पहले जो है 50 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं पहले आरडीएनए के, यानी कि 50वीं सालगिरह जो है आरडीएनए की 2 साल पहले हो चुकी है। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? इट इज़ नाउ रूटीन प्रैक्टिस। It is now routine practice to identify specific DNA fragment from the genome of an organism। अब ये रूटीन प्रैक्टिस हो गई, रोज़मर्रा में ये काम हो रहा है कि हम स्पेसिफिक डीएनए फ्रेगमेंट जो हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीनोम में से, डिटरमाइंस इट्स बेस सीक्वेंस, और उसका हम बेस सीक्वेंस जो है वो डिटरमाइन करते हैं और ऐसे से इट्स फंक्शन, और फिर उसका फंक्शन पता लगाते हैं कि क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म का डीएनए जो है वो हमने लिया, उसके अंदर से हमने एक सेगमेंट लिया, फिर वो सेगमेंट जो है हमने पता लगाया कि क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये रोज़मर्रा की चीज़ें, रूटीन प्रोसेस होता है, ये रोज़ ये काम हो रहा है लेबॉर्ट्रीज़ में। ठीक है, ये रिसर्च जारी है, रूटीन प्रैक्टिस हो चुकी है ये। द सिक्वेंस माइट दैन बी आल्टर्ड। अब ये जो सिक्वेंस हमें पता चल गया, इसका ये फंक्शन है, तो अब वो सिक्वेंस को हम आल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, एंड रिप्लेस्ड इनटू द ऑर्गेनिज्म इन इट केम फ्रॉम, और उसको थोड़ा बहुत चेंज करके वापसी उसी ऑर्गेनिज्म में हम दोबारा इंट्रोड्यूस करा सकते हैं जिससे हमने ये जीन को निकाला था। ठीक है, तो अब वो मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, या उसमें कोई बीमारी थी, हमने निकाला, सेगमेंट निकाला, उसको चेंज कर दिया, वो हमने वापसी लगाया, तो वो बीमारी ख़त्म कर देगा, डिजीज़ को ख़त्म कर देगा उसमें से, उसी ऑर्गेनिज्म में से। ठीक है, हम वापसी उसी में इंट्रोड्यूस भी करा सकते हैं, और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, या तो हम ये फंक्शन जो है हम चाहते हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में ये फंक्शन परफॉर्म हो, तो वो हम जीन जो है जिसका फंक्शन हमें पता चल चुका है वो हम दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल, ताकि हम कोई ना कोई अपना पर्टिकुलर गोल जो है वो अचीव कर सकें। ठीक है, होल जीनोम कैन नाउ बी सीक्वेंस्ड यूजिंग अ बेंचटॉप मशीन टू रीड डीएनए सीक्वेंस क्विकली। अब मुकम्मल जीनोम, एक ऑर्गेनिज्म का मुकम्मल जीनोम जो है वो भी हम उसका भी सीक्वेंस हमने बना लिया, यानी कि उसका सीक्वेंस हम पता कर लेते हैं एक सिंगल मशीन से, जो कि टेबल पर रखी जा सकती है। ठीक है, एक सिंगल टेबल पर रखी गई मशीन से अब हम पूरी जो है जीनोम का सीक्वेंस जो है वो पता लगा सकते हैं। मतलब अब इजी हो गया, ये मशीनरीज इसकी अवेलेबल हैं, पूरे पूरे जीनोम का सीक्वेंस हम जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
जीनोम एडिटिंग इनेबल्स रिसर्चर्स टू alter द जीनोम ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब जब हमने सीक्वेंस पता कर लिया है तो हम बास तो आएंगे नहीं, सुकून से तो बैठेंगे नहीं, अब कुछ और काम भी करना है तो इस सीक्वेंस में कुछ ना कुछ चेंजिंग करके फिर हम देखेंगे क्या फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या हो रही है, आल्टर कर रहे हैं हम उस जीनोम को एन ऑर्गेनिज्म विद अ हाई लेवल प्रिसिशन के साथ, लेकिन अब ये तमाम काम जो है बहुत ही एक्यूरेटली काम हो रहे हैं। ठीक है, पूरे पूरे जीनोम को हम सीक्वेंस जो है उसका आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसको जो है हम चेंज करके फिर उसका फंक्शन वगैरह आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, और बहुत ही प्रिसाइजली हम ये काम कर रहे हैं। ऑल ऑफ दिस इज़ नाउ अंडरपिन्ड बाय द एस्टोनिशिंग डेवलपमेंट इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स। ये तमाम चीज़ें बायोइन्फॉर्मेटिक्स की डेवलपमेंट के बाद मुमकिन हो चुकी हैं, क्योंकि बायोइन्फॉर्मेटिक्स में हमें जो है डेटाबेस मिल जाता है बहुत ज़्यादा हर ऑर्गेनिज़म के जीनोम के हवाले से, उसके डीएनए उसके हवाले से, उसके अंदर क्या क्या जीन्स क्या क्या फ़ंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तमाम इन्फॉर्मेशन जो है डेटाबेसेस में शामिल हैं, एक प्रोटीन के फंक्शंस शामिल हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं, तो अब हमें बायोइन्फॉर्मेटिक्स के ज़रिए तमाम काम जो हैं वो आसान हो चुके हैं, हमें स्टडी करनी है, तमाम चीज़ें आसान हो चुकी हैं। अब हमें जो है कोई अगर कोई डिज़ीज़ जो है आ जाती है और उसको हमें सोल्यूशन निकालना है, तो हम ये रिसर्च, हमारे पास डेटाबेस मौजूद है, हम उससे कोई ना कोई जीन ऐसा तैयार करेंगे जो उस डिज़ीज़ को जो है वो ख़त्म करने की ताकत रखता होगा। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं अब बायोइन्फॉर्मेटिक्स के ज़रिए आसान हो चुकी हैं। ठीक है, कंप्यूटेशनल टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं कि हम एनालाइज़ कर सकें अनइमेजिनेबल अमाउंट ऑफ डाटा को। इतना, अब ये देखें ना, एक ऑर्गेनिज़म का ही डी जीनोम की अगर हम बात करें, वो इतना बड़ा सीक्वेंस होता है, तो अब तो मुख्तलिफ़ ऑर्गेनिज़म्स के जीनोम को सीक्वेंस किया जा रहा है, फिर उसको चेंज कर भी किया जा रहा है, फिर उसके मुख्तलिफ़ उसमें से जीन्स के फंक्शन निकाले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये काम जो है, इतना बड़ा डाटा जो है, कंप्यूटेशनल टूल्स हमारे पास अवेलेबल है जिससे हम ये तमाम चीज़ें एनालाइज़ कर रहे हैं, दैट आर जनरेटेड ऑन आ डेली बेसिस, और ये काम चीज़, ये डाटा जो है डेली बेसिस पे इंक्रीज़ ही हो रहा है। मतलब आज जो डाटा है, आज किसी ने कोई ना कोई रिसर्च करी होगी, वो अपलोड कर दी होगी, तो वो डाटा आ गया, कल कोई और रिसर्च करके वो अपलोड कर देगा। तो ये डाटा जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है वक्त के साथ साथ, और उसको फिर स्टडी करना, उसको एनालाइज करना, इन सब चीज़ों में बायोइन्फॉर्मेटिक्स हमारा साथ देती है, कंप्यूटेशनल टूल्स जेनेटिक इंजीनियरिंग के हमारा साथ देते हैं और हम ये काम परफॉर्म करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, जीन मैनिपुलेशन इज़ एन अम्ब्रेला। जीन मैनिपुलेशन जो है, इसकी जेनेटिक इंजीनियरिंग में की टेक्नोलॉजीज़ में ये हमारे पास 4 टेक्नोलॉजीज़ लिखी हुई हैं। जीन मैनिपुलेशन इज़ एन अम्ब्रेला, ये अम्ब्रेला टर्म है कवरिंग एनी मॉडिफिकेशन और अल्ट्रेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। कोई भी चेंज अगर जेनेटिक मटेरियल में आएगा तो उसको आप क्या कहेंगे, जीन मैनिपुलेशन कहेंगे। ठीक है, जीन क्लोनिंग क्या है? जीन क्लोनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एग्जैक्ट कॉपीज़ ऑफ अ स्पेसिफिक जीन। कॉपीज़ बनाना जीन की, तो वो आपका जीन क्लोनिंग कहलाता है। रिकम्बिनेंट डीएनए क्या है? रिफर्स टू डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म बाय कंबाइनिंग डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सीक्वेंसेस, दो डिफरेंट सोर्सेज, दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म से आपने डीएनए सीक्वेंस लिया और उसको कंबाइन कर दिया। ठीक है, तो वो आपके पास क्या बनाएगा, रिकम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। ठीक है, जो अभी हमने बात भी करी थी, दो वायरसेस का जो हमने डीएनए मिलाया था, ठीक है, तो वो रिकम्बिनेंट डीएनए था, या एक वायरस से हमने डीएनए सेगमेंट लेके दूसरे वायरस में इंट्रोड्यूस कर दिया था, तो ये रिकम्बिनेंट डीएनए। जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या है? इज़ द प्रोसेस ऑफ अल्टरिंग एन ऑर्गेनिज्म जीनोम। अगर जीनोम में आप कोई चेंजिंग कर रहे हैं तो वो जेनेटिक मॉडिफिकेशन कहलाएगी, विच कैन इंक्लूड टेक्निक्स, जिसके अंदर कौन कौन सी टेक्निक आती हैं, जीन एडिटिंग आती है, या फिर क्रिएटिंग अ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, आप पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई कर रहे हैं जेनेटिकली। ठीक है, जिसकी हमने लेक्चर 1 में बहुत सारी एग्जांपल्स पढ़ी थी। राइस है हमारे पास, जिसके पास विटामिन ए, उसके पास रिच था। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे फेदरलेस, हमने चिकन की बात की थी। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इसमें आ रही हैं। अब इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक पूरा चार्ट है। जीन मैनिपुलेशन को आप लेफ़्ट साइड पे पहले कॉलम में अगर आप देखें टर्म्स हैं, और राइट साइड पे इसकी डेफिनेशन की एप्लीकेशन, स्कोप को देखें तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे। जीन मैनिपुलेशन में क्या होगा, स्कोप क्या है इसका, जनरल टर्म फॉर एनी जेनेटिक अल्ट्रेशन, कोई भी जेनेटिक अल्ट्रेशन होगी तो इसका मतलब है जीन मैनिपुलेशन है। जीन क्लोनिंग क्या है, लास्ट में आगे देखें, स्पेसिफिक टू कॉपिंग एंड एम्पलीफाइंग जीन्स, इसमें आप कॉपी करेंगे और एम्पलीफाई करेंगे जीन को। रिकम्बिनेंट डीएनए क्या है भाई, फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग न्यू डीएनए कॉम्बिनेशंस, आप डीएनए के कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं नए नए। ठीक है, इस ऑर्गेनिज्म का डीएनए का सेगमेंट लिया, दूसरे एक ऑर्गेनिज्म का लिया, एक नया डीएनए बना दिया, तो मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस आप ट्राई कर रहे हैं, उससे नए नए फंक्शंस आप करवा सकते हैं। ठीक है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या है, रेफर्स टू चेंजिंग द जेनेटिक मेकअप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो जेनेटिक मेकअप ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मेकअप जो है वो अगर आप चेंज कर दें तो वो आपका क्या है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन है। तो इससे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स आपके पास बन के तैयार हो जाते हैं। डेफिनेशन में हम देखें
तो जीन मैनिपुलेशन क्या है? द ब्रॉड प्रोसेस ऑफ अल्टरिंग एन ऑर्गेनिजम्स जेनेटिक मटेरियल। इसकी टेक्निक कौन सी होती है? जैसे क्रिस्पर कास9 हो गया, और जीन थेरेपी वगैरह एप्लीकेशन मेडिसिन, एग्रीकल्चर, रिसर्च, बायोटेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होती हैं। जीन क्लोनिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग आइडेंटिकल कॉपीज़ ऑफ जीन या डीएनए सीक्वेंस की हम कॉपीज़ बनाते हैं। पीसीआर से हम ये काम करते हैं। क्लोनिंग वेक्टर और प्लास्मिड से ये काम करते हैं। रिसर्च में ये काम होता है। प्रोटीन प्रोडक्शन में ये काम होता है। जीन थेरेपीज़ में ये काम हो रहा होता है, ठीक है, इस्तेमाल हो रहा होता है। इसके क्या है? रिकम्बिनेंट डीएनए जो है द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डीएनए फ्रॉम टू और मोर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इनटू वन मॉलिक्यूल। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं वायरस वाली एग्जांपल में भी। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इसमें इस्तेमाल होते हैं जो डीएनए को कट करने में इस्तेमाल होते हैं। लाइगेज डीएनए के सेगमेंट को जोड़ने में, ज्वाइन करने में इस्तेमाल होता है। इसी तरह से क्लोनिंग वेक्टर्स हैं वो इस्तेमाल होते हैं। जीएमओ बनता है इससे, और जीन थेरेपी, प्रोटीन प्रोडक्शन, इन तमाम चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह से द डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जीनोम। डायरेक्ट आप जीनोम को ही चेंज कर दो, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर दो तो वो जीन एडिटिंग कहलाएगी। टेक्निक के ज़रिए करा जा सकता है। आरडीएनए के टेक्नोलॉजी के ज़रिए करा जा सकता है। ट्रांसजेनिक्स के ज़रिए किया जा सकता है। इसमें भी आपके पास जीएमओज बनते हैं क्रॉप्स के अंदर। जैसे कि हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड, हमने गार्बेज की बात की थी लेक्चर 1 में। जीन थेरेपी में इस्तेमाल होता है ये। इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। बायोटेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होता है ये तमाम। ठीक है, हम डिफ्रेंशिएट कर लिया। अब हम एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग को और देखते हैं थोड़ा। बेसिक रिसर्च ऑन जीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इन्वेस्टिगेटिंग द रोल्स एंड इंटरेक्शन ऑफ जीन्स विद इन एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इन्वेस्टिगेट करना रोल एंड इंटरेक्शन ऑफ जीन्स। जीन का रोल क्या है, और डीएनए के अंदर जो ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए है उसके अंदर जो जीन होगा, उसका सेगमेंट, डीएनए का सेगमेंट, उसका वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, और उसके अंदर अगर हम कोई इंटरेक्शन करें, उसके अंदर कोई चेंजिंग करें तो वो क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा। ये तमाम रिसर्च में ये काम हो रहा है। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोटीन बाय नोबल मेथड्स, नए नए तरीक़ों से प्रोटीन बना रहे हैं। ठीक है, यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी टू सिंथेसाइज प्रोटीन फॉर थेराप्यूटिक्स, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर एप्लीकेशन के लिए हम जो है वो प्रोटीन बना रहे हैं और नोबल तरीक़ों से। ठीक है, जनरेशन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट एंड एनिमल्स हम बना रहे हैं। क्रिएटिंग ऑर्गेनिजम्स विद जीन्स फ्रॉम अदर स्पेशीज़ टू इन्हेंस ट्रेड्स। ठीक है, दूसरे स्पेशीज़ से हम जीन्स लेते हैं और फिर वो हम जो है एक ऑर्गेनिज़म को जो बनाते हैं, क्रिएटिंग ऑर्गेनिजम्स, ताकि हम जो है उसकी ट्रेड्स को इन्हेंस कर सकें, जैसे कि डिजीज़ रेजिस्टेंट बना सकें या प्रोडक्टिविटी उसकी बढ़ा सकें। जो हमने लेक्चर 1 में बात करी थी कि काऊ का मिल्क की प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी हमने जीएमओस इस्तेमाल करके, जेनेटिक इंजीनियरिंग इस्तेमाल करके। और हमने जो है एक जो काउज़ हैं उनका मीट जो है वो उसको हम फैटलेस बना सकते हैं। ठीक है, फ़ैट उसका कम कर सकते हैं फिर, ताकि हमारे पास मीट ज़्यादा से ज़्यादा आए। ये तमाम चीज़ें हमने लेक्चर 1 में इसकी एप्लीकेशन पढ़ी थी। आगे क्या? मेडिकल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, अप्लाइंग जेनेटिक नॉलेज टू आइडेंटिफाई डिजीज़ एंड डेवलप टारगेटेड थेरेपीज़, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें डिजीज़ और फिर उसकी थेरेपीज़ यानी कि उसके ट्रीटमेंट कर सकें। तो इसमें भी ये जेनेटिक इंजीनियरिंग इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, डिजीज़ आपके होती है तो अगर जीन के ऊपर कोई ना कोई चेंजेस आ रही हैं, उसकी वजह से आपको कोई डिजीज़ हो रही है, तो वो चेंज को हम करेक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, करेक्शन ऑफ जीन। तो ये तमाम चीज़ों में भी आपके जेनेटिक इंजीनियरिंग इस्तेमाल हो रही है। फॉरेंसिक एनालिसिस ऑफ क्राइम सीन सैंपल, जो हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में, पीसीआर के लेक्चर में, कि क्राइम सीन पे आपको कोई डीएनए मिला है, अब आपको उससे जो है कंपेयर करना है कि जिस पे जो सस्पेक्टेड लोग हैं, जो जिन पर आपको शक है, उनका डीएनए सेगमेंट आप लेंगे, फिर वो आप जो है मैच कर लेंगे क्राइम सीन के डीएनए से। तो इससे क्या हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि क्राइम किसने किया है। जिसका भी मैच कर जाएगा इसका मतलब वो क्राइम सीन पर मौजूद था, तो उसका शक जो है उस पर्सन के ऊपर यकीन में बदल जाएगा। यूजिंग डीएनए एविडेंस टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स एंड सॉल्व क्रिमिनल केसेस का। ठीक है, मॉलिकुलर एंथ्रोपोलॉजी एंड द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन, एक्सप्लोरिंग ह्यूमन इवोल्यूशन एंड माइग्रेशन पैटर्न्स थ्रू जेनेटिक एनालिसिस, और कैसे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इवॉल्व हो रहे हैं, ये सब भी हम जेनेटिकल इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं के इस्तेमाल से कर सकते हैं। जीनोम एनालिसिस एंड जीनोम एडिटिंग, सीक्वेंसिंग एंड आल्टरिंग जीनोम, हम पूरा सीक्वेंस कर देते हैं एक बेंचटॉप मशीन से। पूरे जीनोम का सीक्वेंस आ जाता है हमारे पास, फिर उसके अंदर हम आल्टर करके चेक करते हैं कि अब क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकता है ये, टू अंडरस्टैंड जेनेटिक वेरिएशंस को अंडरस्टैंड करने के लिए, और इम्प्रूव हेल्थ आउटकम्स को हम ताकि इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, जैसे आपने जो है वो वैक्सीन्स भी लगवाई थी किसकी, कोरोना वायरस की ना, तो हम क्या है, थोड़ा हम अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर रहे हैं ना, सुपर ह्यूमन्स बन रहे हैं कि हमें जो है कोरोना वायरस अफेक्ट ही नहीं करेगा, ताकि हमने वैक्सीन लगवा ली है बॉडी में हमारे। वैक्सीन ऐसी आ चुकी हैं जो हमें प्रोटेक्ट करेंगे किससे, कोरोना वायरस से।
जेनेटिक मैनिपुलेशन, एबिलिटी टू आइसोलेट अ सिंगल डीएनए सीक्वेंस फ्रॉम द जीनोम। जीनोम से हम सिंगल डीएनए सीक्वेंस को हम आइसोलेट करते हैं। दिस इज़ द एसेंस ऑफ जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग की एसेंस है, ठीक है। जब ये डीएनए हम आइसोलेट कर लेंगे फिर उसके बाद ही तो उसकी कॉपीज़ बनाएंगे ना। एंड कैन बी कंसिडर्ड एज अ सीरीज ऑफ 4 स्टेप, और 4 स्टेप में ये काम होता है। सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दीज स्टेप्स प्रोवाइड्स द जेनेटिक इंजीनियर विद अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, जिसको मिल जाता है विच में दैन बी यूज फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पस। ठीक है, 4 स्टेप में आप क्या करते हैं, डीएनए को आइसोलेट कर लेते हैं और फिर आप उसको मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए डीएनए सीक्वेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। जीन क्लोनिंग और मॉलिकुलर एग्रीकल्चर, द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस। अब एक पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस की आपको बहुत ज़्यादा कॉपीज़ अगर बनानी है तो वो आप बनाएंगे, ठीक है। द बेसिक क्लोनिंग मेथडोलॉजी हैज़ बीन एक्सटेंडेड बाय टेक्नोलॉजी सच एज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर के ज़रिए आप ये काम कर सकते हैं, कॉपीज़ बना सकते हैं। लार्ज स्केल डीएनए सीक्वेंसिंग एंड जीनोम एडिटिंग के ज़रिए, इन टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए आप ये काम कर सकते हैं। डीएनए की कॉपीज़ बनाना मतलब जीन क्लोनिंग। This ability to isolate a particular gene sequence is still a major part of gene manipulation as carried out on a day-to-day basis in research laboratories and worldwide। ठीक है, हम जीन को सबसे पहले आइसोलेट करते हैं। रोज़मर्रा के काम में ये काम चल रहा है कि आप जीन को आइसोलेट करते हैं और फिर उसकी कॉपीज़ वगैरह बनाते हैं, ठीक है, ताकि फिर आप उसको पर्पस किसी ना किसी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे फिंगर प्रिंटिंग का इस्तेमाल करा था हमने लास्ट लेक्चर में पीसीआर में, और किस लिए इस्तेमाल करा था हमने, कोरोना वायरस की स्टडी के लिए इस्तेमाल किया था, ठीक है। जो कोरोना वायरस आरएनए की फॉर्म में हमें मिला था, फिर हमने इसको डीएनए में कन्वर्ट करके फिर उसकी कॉपीज़ बनाई थी, ताकि हम फिर उसके ऊपर मज़ीद स्टडी करें कि कैसे इसको वायरस को जो है हम ख़त्म कर सकते हैं या कैसे उसकी वैक्सीन बना सकते हैं। जीन एथिक्स, अच्छा, एथिक्स जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी इस्तेमाल होती है। जीन एथिक्स किसको कहते हैं, रिफर्स टू द एथिकल इशूज़ एंड कंसर्न रिलेटेड टू जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, क्या एथिकल इशूज़ हैं। इन सिंपल टर्म इट्स अबाउट फिगरिंग आउट व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग व्हेन इट कम्स टू मैनिपुलेटिंग जीन। जब भी आप एक जीन मैनिपुलेशन कर रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बना रहे हैं, तो क्या सही है क्या गलत है, ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इट इन्वॉल्व्स a question like whether it's okay to perform genetic modification in plant and animal। आप प्लांट और एनिमल में कर सकते हैं जेनेटिकली मॉडिफिकेशन, ये ओके है या नहीं, कोई इससे कोई हमारे पास ख़तरा तो नहीं होगा, कोई डेंजरस चीज़ तो नहीं होगी, ठीक है। जीन थेरेपी, जीनोम एडिटिंग आप जो कर रहे हैं एंड यूज़ ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों की इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको फिर इस्तेमाल कर रहे हैं किसी ना किसी पर्पज़ के लिए, तो क्या चीज़ ये तमाम चीज़ें सही हैं या नहीं। तो इसलिए पॉलिसीज़ फिर इसकी जनरेट हुई ताकि कोई इसमें गलत काम ना हो सके इस चीज़ में ना। पब्लिक कंसर्न ऑफन अराइज, लोगों के ज़्यादातर कंसर्न किसके लिए होते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फूड बन रहे हैं तो वो क्या हमारे लिए सेहत याब ही हैं या हमारे लिए मज़र है, कि वो हमें अफेक्ट तो नहीं करेंगे, हमें कोई हार्मफुल अफेक्ट तो नहीं करेंगे, हमारे लिए बेनिफिशियल हैं वो फूड जो जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं। तो पब्लिक का कंसर्न ज़्यादातर यहाँ होता है। फिर क्लोनिंग जो कर रहे हैं, अब तो पूरे पूरे इंसानों की क्लोनिंग भी मेरे ख्याल से स्टार्ट हो चुकी है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशंस एंड रिसर्च इन एम्ब्रियोनिक्स स्टेम सेल्स, ठीक है, स्टेम सेल्स एम्ब्रियो के अंदर लोग चेंजेस कर रहे हैं और अपनी मर्ज़ी के फिर वो बेबीज़ वगैरह बना रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक ये पॉसिबल हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पर बैन कर दी गई हैं। बहुत सारी जगहों पर जो है वो अभी भी जारी हैं क्लोनिंग वगैरह ह्यूमंस की। तो द गुड और बैड इम्पैक्ट्स ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज़ ऑन सोसाइटी एज अ होल, तो इसका गुड इम्पैक्ट और बैड इम्पैक्ट जो है ये सब देख के इसकी पॉलिसीज़ बनाई गई हैं कि आप ऐसे ही जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। कुछ इसके रूल्स बनाए गए हैं कि इंसानों पे अप्लाई नहीं कर सकते, और जैसे खाने के ऊपर भी अगर आप अप्लाई करें, फूड के ऊपर भी, तो बहुत सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए करें, ठीक है। फाउंडेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करें तो कैसे, अब इसकी हम फाउंडेशन कैसे आई, इसकी जेनेटिक इंजीनियरिंग कहाँ से स्टार्ट हुई। द फाउंडेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग कैन बी अंडरस्टूड थ्रू 3 की एरास। तीन तीन ज़मानों से हम इसकी जो है वो फाउंडेशन को देख सकते हैं। पहली इसका ज़माना क्या था, मेंडेलियन और क्लासिकल जेनेटिक्स। इसमें क्या हुआ था, जेनेटिक मैपिंग, ट्रांसफॉर्मेशन डिमॉन्स्ट्रेटेड, ये 2 काम हुए थे। माइक्रोबियल एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स दूसरा आपका ज़माना है। इसमें क्या हुआ, स्ट्रक्चर ऑफ डबल हेलिक्स डीएनए जो है उसकी स्टडी हुई, ठीक है, वो इन्वेंट हुआ। जेनेटिक कोड के बारे में हमें पता चला। फिर लास्ट स्टेज जो आजकल चल रही है उसमें जीन मैनिपुलेशन, पूरे पूरे जीन को हम जो है वो जीन के अंदर चेंजिंग कर रहे हैं। जीन क्लोनिंग है, डीएनए सीक्वेंसिंग, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, जीनोम एडिटिंग है, ये तमाम चीज़ें अब जो मॉडर्न जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये चल रही हैं, ठीक है। तो मेंडेलियन और क्लासिकल जेनेटिक्स को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं क्या हुआ था इसमें। सबसे पहला ज़माना जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग का, जेनेटिक मैपिंग इसमें स्टार्ट हुई। इसमें क्या हुआ, इन दिस
early era scientists began to map the location of genes on chromosome. साइंटिस्ट ने स्टार्ट करा कि वो जीन की लोकेशन को जो है क्रोमोसोम के अंदर वो पता करें, ठीक है. Gregor Mendel's work on inheritance patterns laid the groundwork for understanding how traits are passed from one generation to next. ठीक है, तो इन्होंने जो है ग्रेगर मर्क्स ने इनका काम किया था कि इनहेरिटेंस पैटर्न उन्होंने जो है वो उसके बारे में पढ़ा कि लेट द ग्राउंड वर्क, जिससे क्या हुआ इनहेरिटेंस पैटर्न के बारे में इन्होंने बताया, जिससे क्या हुआ कि ग्राउंड वर्क जो है हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई कि कैसे जो है वो फीचर्स जो हैं वो पास आउट हो रहे हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, ठीक है. कि कैसे फादर के हेयर्स अगर जो है वो ब्राउन है तो जो बेबी है उसके भी हेयर्स ब्राउन हो रहे हैं और आइज़ में जो है वो ट्रांसफ़र हो रही हैं, सेम आइज़ के बेबीज़ आ रहे हैं, ठीक है. जो कैसे मतलब इंफॉर्मेशन जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हो रही है. दिस एरा फोकस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग विच जीन्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक ट्रेट. तो इस एरा में हम इन्होंने स्टडी ये करा कि कौन सा जीन जो है वो कौन सा ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है. एंड हाउ दे वर इनहेरिटेड, और वो कैसे इनहेरिट हो रहा है, ठीक है. इन्होंने ये पता कर लिया कि जो पेरेंट्स से आपके पास जो ट्रेड्स आ रहे हैं बेबीज़ के पास, तो वो कौन सा जीन है जिसकी वजह से ये ट्रेड आया है, ठीक है. जैसे अगर पेरेंट का कलर जो है वो हेयर कलर जो है वो ब्राउन है तो बेबी का भी हेयर कलर ब्राउन है, तो वो कौन सा जीन है जो ये काम कर रहा है, ठीक है. और ये कैसे हो रहा है ये काम. तो ये पहला जो है हमारा मेंडेलियन के इस जो है जेनेटिक मैपिंग वगैरह स्टार्ट की गई, ठीक है. जीन को आइडेंटिफाई किया गया कि कौन सा जीन ये काम कर रहा है. ट्रांसफॉर्मेशन डिमोन्स्ट्रेटेड, ये क्या है, इन द 1920s के अंदर फेडरिक ग्रिफिथ ने डिमोन्स्ट्रेटेड बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में इन्होंने पढ़ा कि बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन वेयर बैक्टीरिया कुड एक्वायर जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द एनवायरनमेंट, जिसमें क्या हो रहा था कि बैक्टीरिया जो है वो एक्वायर कर रहा था जेनेटिक मटेरियल अपने ही इन्वायरमेंट में से. दिस डिस्कवरी वॉज क्रूशल, ये डिस्कवरी बहुत ही क्रूशल थी, इंपॉर्टेंट थी, बिकॉज इट शोड दैट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कुड बी ट्रांसफर्ड बिटवीन ऑर्गेनिज्म. तो इससे हमें ये पता चला कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो सकती है ऑर्गेनिज्म के दरमियान, ठीक है. हिंटिंग एट द कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल बीइंग मैनिपुलेबल, तो इससे हमें हिंट मिली कि क्या जेनेटिक मटेरियल मैनिपुलेट हो सकता है, चेंज हो सकता है, उसको हम अल्टर कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम एडिट कर सकते हैं. तो ये सब हमें पता चला इससे, ठीक है. तो ये दो चीज़ें हो गई हैं. पहले तो वो इनहेरिटेंस के बारे में हमने इसमें इस एरा में पढ़ा, और दूसरा क्या है कि कैसे जो है वो इन्वायरमेंट से वो आपका एक्वायर कर रहा था बैक्टीरिया जेनेटिक ट्रेट्स, ठीक है. तो इससे हमें हिंट मिली कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो मैनिपुलेबल हैं. अब हम उसको जो है वो चेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं. दूसरा आपका एरा है, दूसरा ज़माना माइक्रोबियल एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का. तो इसमें स्ट्रक्चर ऑफ द डबल हेलिक्स डीएनए जो है वो डिस्कवर हुआ. द डिस्कवरी ऑफ द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बाय जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक इन 1953 रिवोल्यूशनाइज्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेनेटिक्स. इससे और ज़्यादा हमें जेनेटिक्स के बारे में पता चल गया. दिस स्ट्रक्चर रिवील्ड हाउ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड. तो ये मतलब डीएनए की स्ट्रैंड का स्ट्रक्चर जो है ना वो इन दोनों ने बताया कि डीएनए का जो है डबल हेलिक्स से ये तमाम चीज़ें बताई. इससे और ज़्यादा हमें पता चला ना, क्योंकि डीएनए के अंदर ही तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद है. दिस स्ट्रक्चर रिवील्ड, इस स्ट्रक्चर ने रिवील कर दिया हाउ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड, कैसे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर हो रही है एंड रेप्लिकेट हो रही है इन सेल्स में. प्रोवाइडिंग द फाउंडेशन ऑफ मैनी जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स. इससे फिर हमने बहुत सारी जेनेटिक टेक्निक्स जो है वो इन्वेंट करी. जेनेटिक कोड के बारे में हमें पता चला कि द डेसिफियरिंग ऑफ द जेनेटिक कोड विच एक्सप्लेन्स हाउ सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए आर ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन. इसके कैसे जो है डीएनए के सीक्वेंस से जो है आपका प्रोटीन बन रहा है, ठीक है. एक जीन होता है, वो जीन के अंदर कोड्स होते हैं ATGC. तो वो उन कोड्स को इस्तेमाल करते हुए हमने जो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के प्रोसीजर्स पढ़े हैं तो उसमें हमने ये तमाम चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है. वॉज अ मेजर ब्रेक थ्रू. इट अलाउड साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ जीन्स इन कोड द इन्फॉर्मेशन. इससे पता चल गया कि कैसे जीन के अंदर जो है वो इन्फॉर्मेशन कैसे एक जगह से दूसरी जगह जा रही है ना, कोड्स के ज़रिए. ATGC जो कोड है उनके ज़रिए वो आपके पास इन्फॉर्मेशन है वो कॉपी करते हैं, ठीक है. डीएनए से आरएनए कॉपी करता है mRNA, फिर वो जाके प्रोटीन बनाता है. तो इससे हमें पता चल गया कि कैसे इन्फॉर्मेशन जो है वो चेंज एक जगह से दूसरी जगह जा रही है. इट अलाउड साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ जीन्स इनकोड द इन्फॉर्मेशन नीडेड टू बिल्ड एंड मेंटेन ऑर्गेनिज्म, जिससे वो एक ऑर्गेनिज्म को बिल्ड भी कर रहे हैं और उसको मेंटेन भी रख रहे हैं. सेटिंग द स्टेज ऑफ मैनिपुलेटिंग जेनेटिक मटेरियल. इससे भी हमें आइडिया हुआ कि हम कैसे जेनेटिक मटेरियल को मैनिपुलेट कर सकते हैं. जीन मैनिपुलेशन फाइनली आ चुकी है. जीन क्लोनिंग इन द 1970s के अंदर साइंटिस्ट डेवलप मेथड्स फॉर जीन क्लोनिंग, ठीक है. क्लोनिंग के मुख्तलिफ मेथड साइंटिस्ट ने स्टार्ट कर दिए जीन क्लोनिंग के. अलाउइंग देम टू बी कॉपीड एंड स्टडीड इन आइसोलेशन के. उन्होंने फिर जीन को जो है वो कॉपी करा और आइसोलेट करा, फिर उसकी कॉपीज़ वगैरह बनाना स्टार्ट करी. दिस टेक्नोलॉजी इनेबल रिसर्चर्स टू मैनिपुलेट स्पेसिफिक जीन, ठीक है.
फिर उन्होंने क्या करा, जब सबसे पहले उन्होंने डीएनए सीक्वेंस लिया, उसका जीन लिया, उसका आइसोलेट करा, फिर उसकी कॉपीज़ बनाई, फिर उसको चेंज करना स्टार्ट करा, मैनिपुलेट करा, उसके अंदर एडिटिंग स्टार्ट करी, अंडरस्टैंड दियर फंक्शन, और फिर उसके फंक्शंस को अंडरस्टैंड करा कि ये जीन जो है क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, जीन क्लोनिंग में ये काम स्टार्ट हो चुका है। डीएनए सीक्वेंसिंग क्या है? एडवांसेस इन डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी अलाउड साइंटिस्ट टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए, कि वही एक डीएनए के अंदर जो एग्जैक्ट सीक्वेंस है ATGC का, वो जो है इन्होंने पता करा। दिस कैपेबिलिटी वॉज क्रूशल फॉर आइडेंटिफाइंग जीन्स एंड अंडरस्टैंडिंग देयर रोल। इससे हमें क्या पता चला, जैसे एक डीएनए है, उसके अंदर मुख्तलिफ जीन्स होंगे, उनका अलग अलग सीक्वेंसेस होंगे, तो वो जीन जो है उनका ये सीक्वेंस है और वो ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा जीन है, उसका अलग सीक्वेंस है, वो कोई और फंक्शन परफॉर्म करवा रहा है। तो उससे हमें पता चला कि कौन सा जीन जो है क्या रोल अदा कर रहा है। डीएनए सीक्वेंसिंग से हमें ये बात पता चली। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, कंप्लीटेड हुआ था पूरा इंसानी जीनोम का प्रोजेक्ट जो है, जीनोम को हमने सीक्वेंस कर दिया था, यानी कि उसके सीक्वेंस पता लगा लिए थे कि एक जीनोम, पूरे जीनोम के अंदर क्या क्या सीक्वेंस, कैसे डीएनए जो है वो अरेंज हुआ है, कौन कौन से जीन्स हैं, वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये पूरा जो प्रोजेक्ट वो डन हुआ था, वो 2003 में डन हुआ है। दिस प्रोजेक्ट सबसे पहला ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बना है 2003 में। दिस प्रोजेक्ट मैप द इंटायर ह्यूमन जीनोम को हमने मैप कर दिया, आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन्स, तमाम जीन्स आइडेंटिफाई कर दिए भाई। ठीक है, एंड देयर फंक्शन, और उनके फंक्शन भी बता दिए कि पूरे ह्यूमन जीनोम के अंदर ये जीन्स हैं और ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अब जब भी हमें किसी ना किसी जीन की ज़रूरत होगी तो हम फंक्शन जो है वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इट प्रोवाइडेड अ कॉम्प्रिहेंसिव रेफरेंस फॉर जेनेटिक रिसर्च, और मेडिसिन में जो है बहुत ज़्यादा फिर इससे हेल्प मिली। जीनोम एडिटिंग टेक्निक्स लाइक क्रिस्पर कास9 की जैसे हम बात करें, ये हैव रिवोल्यूशनाइज्ड ये, इसको इसको और ज़्यादा ये टेक्निक जो है वो एडवांस हो गई। जीन एडिटिंग बाय अलाउइंग प्रिसाइज मॉडिफिकेशंस टू डीएनए, तो जीन एडिटिंग हमने फिर स्टार्ट कर दी। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइजली मॉडिफिकेशन हमने करी, स्टार्ट हो चुकी हैं जीनोम एडिटिंग में। दिस टेक्नोलॉजी इनेबल्स साइंटिस्ट टू करेक्ट जेनेटिक डिफेक्ट। ये जो क्रिस्पर कास9 है, इससे क्या हो रहा है कि जेनेटिक डिफेक्ट भी ठीक हो रहे हैं। अगर जीन के अंदर कोई डिफेक्ट है वो भी ठीक किया जा रहा है। स्टडी जीन फंक्शन, जीन के फंक्शन स्टडी करने में इस्तेमाल हो रहा है। एंड डेवलप न्यू ट्रीटमेंट्स ऑफ और जेनेटिक डिसऑर्डर के नए नए ट्रीटमेंट जो है वो भी इन्वेंट हुए फिर। क्रिस्पर कास9 को ज़रा हम मजीद पढ़ते हैं। द हिस्ट्री ऑफ क्रिस्पर कास9 इज़ अ फैसिनेटिंग जर्नी फ्रॉम नेचुरल बैक्टीरियल डिफेंस मैकेनिज्म टू अ रिवोल्यूशनरी टूल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, कि कैसे ये जर्नी जो है कहाँ से स्टार्ट हुई है। नेचुरल बैक्टीरियल डिफेंस मैकेनिज़्म, नेचुरल मैकेनिज़्म जो कि एक बैक्टीरिया के अंदर था, वो बैक्टीरिया कैसे डिफेंस मैकेनिज़्म उसका जो है वो कैसे काम कर रहा है उसके डीएनए के अंदर ना। एक डीएनए सीक्वेंस है जो सिर्फ ख़ास तौर पे क्या काम कर रहा है, डिफेंस कर रहा है, उसको ना बचा रहा है डिजीज़ वगैरह से या दूसरी चीज़ों से। तो वो डिफेंस मैकेनिज़्म के तौर पे वो सीक्वेंस काम कर रहा था। तो वो सीक्वेंस सबसे पहले पता किया गया, फिर उस सीक्वेंस को हमने उससे एक्सट्रैक्ट करा, मतलब हमें वो सीक्वेंस पता चल गया। अब वो सीक्वेंस वाला हमें पता चल गया, अब ये जीन का ये सीक्वेंस होगा और ये डिफेंस मैकेनिज़्म परफॉर्म कर रहा है। अब इस डिफेंस मैकेनिज़्म को हम दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ह्यूमंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ताकि हम किसी डिजीज़ से जो है अपने आप को बचा सकें। टू अ रिवोल्यूशनरी टूल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो ये क्रिस्पर कास9 जो है बहुत ही ज़बरदस्त टूल के तौर पर जेनेटिक इंजीनियरिंग में अब इस्तेमाल हो रहा है। इसकी डिस्कवरी को हम थोड़ा और तफसील से पढ़ते हैं। डिस्कवरी ऑफ क्रिस्पर सीक्वेंस, यानी कि क्रिस्पर सीक्वेंस ये डीएनए सीक्वेंस ही है ना। 1987 में इसकी डिस्कवरी हुई थी। द स्टोरी बिगैन इन 1987। 1987 में स्टोरी स्टार्ट हुई जब जापानीज साइंटिस्ट जो हैं योशीजुमी और इशिनो एंड हिज कोलीग, और उसके कोलीग जो हैं एट ओसाका यूनिवर्सिटी में आइडेंटिफाइड अनयूजुअल रिपीटेड डीएनए सीक्वेंस इन बैक्टीरियम इकोलाई। बैक्टीरिया जो है इकोलाई, उसके अंदर इन्होंने देखा है कि अनयूजुअल डीएनए सीक्वेंस जो है वो रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है, ऐसा सीक्वेंस था वो इनको पहले उस सीक्वेंस के बारे में इतना पता नहीं था, इसलिए अनयूजुअल इस वर्ड इस्तेमाल किया गया। और वो सीक्वेंस जो है बैक्टीरियम इकोलाई में बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, दिस सीक्वेंस वर लेटर टर्म्ड क्रिस्पर, इस सीक्वेंस का नाम दिया गया बाद में क्रिस्पर, जिसका नाम क्या है, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, यानी कि एक सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रहा है किसमें, बैक्टीरियम इकोलाई के डीएनए सीक्वेंस के अंदर एक सीक्वेंस है वो बार बार रिपीट हो रहा है। बस इन्होंने इतनी सी चीज़ आइडेंटिफाई करी है। ठीक है, कि बैक्टीरियम इकोलाई है, उसके डीएनए के अंदर एक सीक्वेंस है, ATGC करके कोई भी सीक्वेंस हो सकता है, वो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, सिर्फ इन्होंने इतना आइडेंटिफाई किया। अब ये जो फंक्शन है क्रिस्पर कास9 का, वो 1990 में बताया गया कि ये जो सीक्वेंस है क्या फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा था इस बैक्टीरिया के अंदर। इन द 1990s रिसर्चर्स जैसे कि फ्रांसिस्को हैं मोजिका इन स्पेन के अंदर एंड अदर स्टार्टेड टू अनकवर दैट क्रिस्पर सीक्वेंस
तो सब ने स्टार्ट कर दिया कि भाई अनकवर करें इस क्रिस्पर सीक्वेंस को, ये क्या करवा रहा है ये, पर पार्ट ऑफ अ बैक्टीरियल इम्यून सिस्टम। तो इन्होंने डिस्कवर ये करा कि ये पार्ट है किसका, बैक्टीरियल इम्यून सिस्टम का, कि बैक्टीरिया को ये डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, डिजीज़ से बचा रहा है। इम्यून सिस्टम जैसे हम लोग का भी इम्यून सिस्टम है ना, वैसे ही बैक्टीरिया का इम्यून सिस्टम जो है ये वो सीक्वेंस जो है उसका काम कर रहा है, उसको बचा रहा है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। They found that CRISPR sequences were interspersed with spacers that were derived from virus, suggesting the bacteria use these sequences to recognize and defend against viral infection. तो ये जो सीक्वेंस है वो क्या कर रहा है, यूज दिस सीक्वेंस टू रिकॉग्नाइज, ये सीक्वेंस जो है क्रिस्पर का वो रिकॉग्नाइज कर लेता है वायरस को और डिफेंड करता है फिर वायरस से अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, वायरल इन्फेक्शन को कोई भी वायरस होगा उसको ये डिटेक्ट भी कर लेता है और फिर उससे ये बचाता भी है बैक्टीरिया को। तो ये चीज़ जो है इम्यून सिस्टम का काम कर रहा है ना, मतलब ये वायरस से बचा रहा है आपको। तो ये चीज़ जो है फंक्शन जो है क्रिस्पर का वो हमें पता चल गया 1990 में कि ये जो है इम्यून सिस्टम के तौर पे काम कर रहा है, वायरस को रिकॉग्नाइज कर लेता है और वायरस से वायरल इन्फेक्शन से बचाता भी है, ये क्रिस्पर सीक्वेंस। रोल ऑफ क्रिस्पर इन इम्यूनिटी 2000। अब 2000 में रोल ऑफ क्रिस्पर जो है इम्यूनिटी, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। साइंटिस्ट लाइक फिलिप हॉर्वथ एंड रोडोल्फ बेरेंगो demonstrated that CRISPR system could recognize and cut viral DNA। ये CRISPR सीक्वेंस जो है ये रिकॉग्नाइज भी कर सकता है डीएनए को, वायरल डीएनए को, और उसको कट भी कर सकता है, यानी कि उसके अंदर से वायरस को कट करके निकाल भी सकता है, आपका डीएनए सीक्वेंस फिर हेल्दी हो जाएगा। ठीक है, एक इन्फेक्टेड डीएनए सीक्वेंस है, उसके अंदर वायरस इन्फेक्ट हुआ हुआ है, उस वायरल डीएनए को ये उसके अंदर जो भी वायरस है उसको डिटेक्ट भी करेगा कि यहाँ पर वायरस है और उसको कट आउट करने में भी इस्तेमाल करेगा। कन्फर्मिंग दियर रोल इन बैक्टीरियल इम्यूनिटी। तो ये बात कन्फर्म हो चुकी है कि हाँ भाई, जो 1990 में बात की गई थी कि इम्यूनिटी का काम कर रहे हैं, तो ये बात कन्फर्म हो गई है, हाँ भाई इम्यूनिटी का काम करते हैं ये क्रिस्पर सीक्वेंस। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ क्रिस्पर कास9 एज अ जीन एडिटिंग टूल 2012। 2012 में अब ये जीन एडिटिंग टूल के तौर पे क्रिस्पर कास9 को हमने इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है। द ब्रेक थ्रू केम इन 2012 व्हेन जेनिफर डॉडना एंड इमानुअल चारपेंटर published a landmark paper showing that the CRISPR-Cas9 system could be harnessed as a precise tool for gene editing, DNA एडिटिंग। तो इन्होंने कह दिया कि एक पेपर लिखा है इन्होंने अपना, और उन्होंने कह दिया कि ये जो है एडिटिंग डीएनए को एडिट करने में इस्तेमाल कर सकते हैं हम क्रिस्पर कास9 को। ठीक है, दे डिमोस्ट्रेटेड दैट द कास9 प्रोटीन गाइडेड बाय आरएनए। तो इन्होंने कहा ये जो कास9 प्रोटीन है अगर हम उसको गाइड करें आरएनए से, खुद भी प्रोग्राम उसको हम इस तरह से प्रोग्राम कर सकते हैं टू टारगेट स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, ताकि हम एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को टारगेट करें और उसको कट आउट करके निकाल सकें, विच कुड दैन बी यूज टू ऐड और डिलीट जेनेटिक मटीरियल। तो क्रिस्पर कास9 से हम ऐड भी कर सकते हैं जेनेटिक मटीरियल और डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, वायरस को भी, ख़ास तौर पे वायरस को डिटेक्ट करना और उसको फिर डिलीट आउट करना, ये इसका काम है। ठीक है, रैपिड डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन इसकी अब हम आगे बात करें तो फॉलोइंग दिस डिस्कवरी क्रिस्पर कास9 रैपिडली गेन पॉपुलैरिटी। फिर इसको पॉपुलैरिटी मिल गई भाई जब ये काम हुआ तो, ड्यू टू इट्स सिंप्लिसिटी। अब ये सिंपल भी है ये काम करना, ठीक है, प्रोसीजर परफॉर्म करना क्रिस्पर कास9 वाला, और वर्सेटाइल है, यानी कि ये जो है कंपैटिबल है। ठीक है, आप ये काम आराम से कर सकते हैं, कंपैटिबिलिटी भी है इसकी, और ये प्रिसाइज भी है, यानी कि कुछ गलत नहीं होता है इसमें, प्रिसाइज है, एक्यूरेटली परफॉर्म करता है जो हम करना चाह रहे हैं काम ना, कोई इसमें एरर्स नहीं आते। रिसर्चर्स हैव यूज्ड इट फॉर अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन। रिसर्चर्स इसको बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन में इस्तेमाल करने लग गए, इंक्लूडिंग जीन नॉकआउट, यानी कि जीन को, यानी कि नॉकआउट मतलब निकालना है, डिलीट करना, जो ऊपर हमने पढ़ना है ऐड और डिलीट जेनेटिक मटीरियल ना, तो जीन नॉकआउट, जीन करेक्शन के लिए इस्तेमाल करने, फंक्शनल स्टडीज़ इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो फंक्शनल स्टडीज़ हैं कि वेरियस ऑर्गेनिज्म क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उसमें काम आ रहा है। द टेक्नोलॉजी हैज़ ओपनड अप न्यू पॉसिबिलिटीज़। इस टेक्नोलॉजी ने नई पॉसिबिलिटीज़ लेकर आ गई मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में और बेसिक रिसर्च में। ठीक है, फाउंडेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है, मेंडल इज़ ऑफन कंसिडर्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, ये जो हमारे ग्रेगर मेंडल हैं, जो सबसे पहला एरा था इनसे ही जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का, जो इन्होंने इनहेरिटेंस वगैरह के बारे में बताया ही था, तो ये फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहलाए जा सकते हैं इस वजह से। ठीक है, मेंडलियन या फिर क्लासिकल जेनेटिक्स पहला आपका जो है वो एरा है, वो 1990 से स्टार्ट हुआ, 1900 से स्टार्ट हुआ है, और
आया है 1930 तक, ठीक है। इसमें जेनेटिक मैपिंग हमने स्टार्ट करी और ट्रांसफॉर्मेशन डेमोन्स्ट्रेटेड के बारे में पढ़ा, जो हम पढ़ चुके हैं पीछे। माइक्रोबियल और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के बारे में फिर ये आया आपके पास अगला ज़माना, जिसमें हमने डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा और जेनेटिक कोड्स के बारे में पढ़ा। और जो हमारा अभी लास्ट जो हमारे मॉडर्न एरा जो चल रहा है उसमें क्या हो रहा है, जीन मैनिपुलेशन हो रही है, जीन क्लोनिंग, डीएनए सीक्वेंसिंग, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जीनोम एडिटिंग, ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। फर्स्ट स्टेप्स इन डीएनए क्लोनिंग के फर्स्ट स्टेप्स क्या है? इन 1967 द एंजाइम एंजाइम जो है डीएनए लाइगेज, 1967 में ये एंजाइम जो है वाज आइसोलेटेड, या एंजाइम जो है आइसोलेट किया गया था। दिस एंजाइम कैन जॉइन टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, ये एंजाइम का ये काम था कि जॉइन कर सकता है दो स्ट्रैंड को डीएनए की एक दूसरे के साथ। प्री रिक्विजिट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट मॉलिक्यूल। अब हमें रिकम्बिनेंट मॉलिक्यूल में हम क्या करते थे, रिकम्बिनेंट डीएनए में दो ऑर्गेनिज्म के डीएनए को कट आउट करके निकाला, या एक ही डीएनए के ऑर्गेनिज्म में से डीएनए का सेगमेंट जो हमने एक ऑर्गेनिज्म में से वो कट करके निकाला और उसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म में। यही काम कर रहे हैं ना। तो कट करने के लिए भी हमें कोई चीज़ चाहिए, और जोड़ने के लिए डीएनए सीक्वेंस को जोड़ने के लिए भी कोई ना कोई हमें एंजाइम चाहिए। तो डीएनए लाइगेज क्या है, वो रिकम्बिनेंट डीएनए के लिए हमें चाहिए, ठीक है। तो 1967 में डीएनए लाइगेज जो है वो आइसोलेट हुआ, जो कि दो डीएनए के स्ट्रैंड को जोड़ सकता है। कैन बी रिगार्डेड एज अ सॉर्ट ऑफ मॉलिक्यूलर ग्लू, जैसे कि मॉलिक्यूलर ग्लू के तौर पे समझ लें या इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ग्लू दो चीज़ों को जोड़ देती है फिजिकल वर्ल्ड में हमारे पास, इसी तरह से ये दो डीएनए सीक्वेंस को आपस में जोड़ देता है डीएनए लाइगेज। दिस वाज फॉलोड बाय द आइसोलेशन ऑफ द फर्स्ट टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 1970। इसके बाद ही फिर आपके पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो भी जो है आइसोलेट कर लिया गया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या काम करता है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर एसेंशियली मॉलिक्यूलर स्केजर्स। ये मॉलिक्यूलर स्केजर्स हैं जो कि डेड कट डीएनए, जो डीएनए को मॉलिक्यूलर सीजर्स हैं, सॉरी, जो डीएनए को कट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं एट प्रिसाइजली डिफाइंड सीक्वेंस, ठीक है। प्रिसाइजली आप डीएनए डिफाइंड सीक्वेंस जो है वो कट करके निकाल सकते हैं डीएनए का रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के ज़रिए, और वो आप फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए में उसको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं डीएनए लाइगेज के ज़रिए, क्योंकि वो ग्लू का काम कर रहा है। सच एंजाइम्स कैन बी यूज टू प्रोड्यूस फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए दैट आर सुटेबल फॉर जॉइनिंग टू अदर फ्रेगमेंट्स, ठीक है। डीएनए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से आपके जो है फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए आ गए, और फिर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं लाइगेज के ज़रिए। दस बाय 1970, तो 1970 से पहले पहले क्या हो गया, द बेसिक टूल रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए वर अवेलेबल। जो बेसिक टूल थे जिससे आपको रिकम्बिनेंट डीएनए बनाना था वो अवेलेबल थे। फिर आपका जो है वो फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए जो है वो आपका 1970 के बाद जो है, 1970 से पहले लाइगेज भी डिस्कवर हो गया और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी डिस्कवर हो गया। तो अब रिकम्बिनेंट डीएनए 1970 के बाद जो है वो बन जाएगा, ठीक है। द फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए जो है मॉलिक्यूल्स वर जनरेटेड एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बना 1972 में, ठीक है। 1970 से पहले जब हमारे पास टूल्स आ गए डीएनए को कट करने की और जोड़ने की, तो पहला रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया गया 1972 में, यूटिलाइजिंग द क्लेवेज प्रॉपर्टीज ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड एबिलिटी ऑफ डीएनए लाइगेज टू जॉइन डीएनए स्ट्रैंड टुगेदर। तो इससे दोनों की जो एबिलिटी थी दोनों एंजाइम की वो खुल के सामने आ गई कि एक से हमने कट करा, दूसरे से जोड़ा, और हमारे पास फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए 1972 में बन गया। साइंटिस्ट कुड नाउ जॉइन डिफरेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स टुगेदर। अब साइंटिस्ट आजकल यही काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ डीएनए सेगमेंट्स को जोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, यानी कि जोड़ रहे हैं। नाउ जॉइन डिफरेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स टुगेदर एंड कुड लिंक द डीएनए ऑफ वन ऑर्गेनिज्म टू दैट ऑफ अ कम्प्लीटली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। और एक ऑर्गेनिज्म के डीएनए को हम लिंक कर रहे हैं मुकम्मल तौर पे दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, ठीक है। जैसे हमने फायरफ्लाइज की बात करी थी, फायरफ्लाइज के अंदर कौन सा ऐसा डीएनए का कौन सा जीन है जो उनको ग्लो करवाता है रात के वक्त, तो वो जीन को निकाला और उसको टोबैको प्लांट में डाला, और टोबैको प्लांट जो है वो रात में ग्लो करने लग गया। तो एक और मुकम्मल डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर से जीन निकाल के दूसरे ऑर्गेनिज्म में ऐड कर दिया है और वो ग्लो करने लग गया। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो है एप्लीकेशंस हैं। इसी तरह से इंशाल्लाह उम्मीद है किसी दिन स्पाइडरमैन भी बन के आएगा सामने।